हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं डेटा एनालिटिक्स एंड फॉर बिजनेस डिसीजन की 5th यूनिट के ऊपर। जी हां, लास्ट यूनिट के ऊपर। और जल्दी से इसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। एग्जाम का टाइम बिल्कुल कम है तो जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन को और एक बार यहाँ पर अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्या आ रहा है क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिसिस इन रिटेल। अब देखिएगा, जो बिजनेस एनालिटिक्स है ना, जो अपना सब्जेक्ट है डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये रिटेल में यूज होगा या मार्केटिंग में यूज हो रहा है या हेल्थ केयर में यूज हो रहा है या कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है। चारों के आंसर लगभग सिमिलर ही हैं। ठीक है, अगर एक का आंसर भी याद हो गया तो चारों में आप राइट अप कर सकते हो। और इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं फिर से कह रहा हूं, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वो रिटेल का पूछ लेगा या हेल्थ केयर का पूछ लेगा या कंस्ट्रक्शन का पूछ लेगा या मार्केटिंग का पूछ लेगा। और चारों के आंसर मैं अभी आपको तुरंत याद भी करवा देता हूं जल्दी से एकदम। रिटेल एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स यानी कि जो डेटा एनालिटिक्स है उसका यहां पर यूजेस क्या होता है। सबसे पहला, रिटेल एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एनालिटिकल डेटा ऑफ इन्वेंट्री लेवल, सप्लाई चेन मूवमेंट, कंज्यूमर डिमांड, सेल्स, ईटीसी। यानी कि आप सबको पता है रिटेल का आदमी कौन होता है। रिटेल का बंदा वो होता है जो किससे मिलता है, कस्टमर से मिलता है। ठीक है, तो ये क्या क्या देगा, कस्टमर की डिमांड के बारे में बताएगा, आपकी इन्वेंट्री के बारे में बताएगा कि इन्वेंट्री में अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना सेल होगा। ठीक है, सेल्स के बारे में रियल टाइम डेटा देगा। ये कौन देता है, रिटेल एनालिसिस देता है ना, रिटेलर देता है। तो इसीलिए अपन रिटेल इंडस्ट्री जो है उसमें डेटा का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इन्वेंट्री अपने पास रखी हुई है, कोई कस्टमर आया, जैसे मैं एक दुकान पे गया और उसने कहा कि भैया सामान, मैंने उससे मार्कर मांगा, उसने कहा मार्कर नहीं है, मार्कर उसकी दुकान में ही था, लेकिन ही इज अनअवेयर कि उसको पता ही नहीं कि मार्कर खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो उसने मेरे को भेज दिया, तो मैं अगली दुकान पे चला गया। यानी कि आपके क्या हो गई, सेल्स लॉस हो गई। ये किस कारण से हुआ, केवल इग्नोरेंस के कारण हुआ। और यही डेटा एनालिसिस आपकी हेल्प करता है, आपको बताता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है एक्चुअल में। और अगर एक्सेस में डेटा मंगवा लिया, एक्सेस में प्रोडक्ट मंगवा लिया तो भी नुकसान हो जाएगा, शॉर्ट मंगवा लिया तो भी नुकसान हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करेगा, आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पीछे चलते हैं। अब इसमें भी 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कि हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं, व्हाट, हम क्या कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो शॉप है ये किस प्रोडक्ट की है ना, किस प्रोडक्ट की है, कौन से सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कितने वेंडर्स हैं उसके अंदर, कितने टारगेट कस्टमर, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में चेक होता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एनालिसिस में व्हाई। ये डायग्नोसिस का मतलब यहां पर है व्हाई से, यानी कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम आई तो किस कारण से हुई, सेल्स बढ़ी तो किस कारण से बढ़ी, सेल्स घटी तो किस कारण से बढ़ी, कस्टमर सर्विस फीडबैक अच्छा आया तो क्यों आया, खराब आया तो क्यों आया। ये डायग्नोसिस एनालिसिस होता है। डिस्क्रिप्टिव समझ में आ गया, जो क्या का एनालिसिस है कि क्या करेगा या कौन करेगा, क्या या कौन, है ना, और कब करेगा। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव में आ जाती, क्या कौन कब, क्या कौन कब, किसके द्वारा होने वाला है, व्हेन होने वाला है, हाउ होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आ जाता है। डायग्नोस में उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आता है। और थर्ड एनालिसिस है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसके अंदर अपन करते हैं नेक्स्ट का एनालिसिस, यानी कि ये अपन ने हो गया है, अब इसके बाद क्या करना है। एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अब सेकंड प्रोसेस कौन सी है, इसको एनालिसिस करने को बोलते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें होती है। डायग्नोसिस एनालिसिस में अपन कोई प्रॉब्लम आती है यूजुअली, या कोई अच्छी चीज हो रही होती है, कोई गुड या बैड थिंग हो रही होती है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसका डायग्नोस करते हैं कि वो क्यों हुई है। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में किसी सर्टेन प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करनी है उसका एजम्पशन करना, जैसे कि ये प्रोसेस, ये वाली सेल्स अच्छी रही या खराब रही तो अब इसके मेजरमेंट क्या होंगे, अब इसके करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे अगर खराब रहती है तो, और सही रही तो इसके और इंप्रूवमेंट के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस में होता है। ये 3 काइंड्स ऑफ एनालिटिक्स है जो बिजनेस एनालिटिक्स में यूज किए जाते हैं। अब डेटा एनालिसिस बीइंग यूज्ड टू डिसरप्ट रिटेल टुडे, अब क्या क्या हेल्प करता है ये, इन स्टोर रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है,
एक्सपीरियंस ट्रैकिंग करता है, यानी कि हमको ये पता रहता है कि ये ए स्टोर है, इसकी सेल्स कितनी हुई है, बी स्टोर की सेल्स कितनी हुई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है, कस्टमर को बिहेवियर को अपन को एब्जॉर्व करने में हेल्प लगती है, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक किसको मिल रहा होता है, रिटेलर को मिलता है। वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को तो डायरेक्ट रिटेलर अपन बताते नहीं, हम बोलते हैं ना भैया ये क्या प्रोडक्ट दे दिया आपने इस बार ये क्या सेव दे दी, मजा ही नहीं आया, बिकाजी वाले ने मजा नहीं कराया, हल्दीराम वाली सेव निकाल के दो, ठीक है। तो वो कस्टमर का फीडबैक किसके पास जा रहा है, रिटेलर के पास। रिटेलर ही आगे डिमांड बताता है कि ये आपकी सेव के अंदर ये प्रोडक्ट में क्वालिटी है, प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी है, आप इसको इंप्रूव करिए, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस भी बेटर, प्रमोशंस भी बेटर होता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कस्टमर से। अगर मैंने रिटेल एनालिटिक्स सही से करा, अगर मैंने वहां पर टाइम मैनेजमेंट बराबर करा, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट बराबर करा, तो मेरी सेल्स बढ़ेगी, क्योंकि हर रिटेलर पे मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, पहले कंपनी उसकी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है, पहले उसकी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मान लो कि मैंने प्रोडक्ट का एड दे दिया और वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मैं गया तुरंत वो एड देख के बाय करने, तो नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। और नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब ये है कि अब वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मैं अगली बार नहीं जाऊंगा, जब वो अवेलेबल होगा तब भी, तो ये नेगेटिव हो जाता है। इसलिए पहले क्या किया जाता है, प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग सेम काइंड ऑफ आ गए। ये डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को हेल्प करने में। या आप इसके अलावा भी एन नंबर्स ऑफ लिख सकते हो, जैसे कि सेल्स बूम करने में हेल्प करता है, मार्केटिंग की टेक्निक हेल्प करने में करता है, और ये सब अलग अलग भी दिया हुआ है। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, मार्केटिंग एनालिटिक्स। जो डेटा एनालिटिक्स है वो मार्केटिंग में हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, हमारी प्रमोशनल की कौन सी टेक्निक चल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से हमको कितना मिल रहा है, टारगेट ऑडियंस तक हम कितना पहुंच पा रहे हैं, और एक्चुअली सेल्स में एडवर्टीजमेंट का हैंड कितना है, कि हाथ कितना है, कि इस एडवर्टीजमेंट टेक्निक से इतने % सेल हुई। मतलब कि जो अपन गूगल पे एड दिखाया उसमें दिखाया जाता है। जब गूगल एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा होता हूं, तो जैसे कोई एक एड रन हुआ 10,000 बंदों के लिए, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल, इनमें से 1000 बंदों ने उस एड पर क्लिक करा, केवल 10% बंदे, जब मैं हाईएस्ट क्लिक करा, ठीक है, उनमें से केवल 10 बंदों ने वो प्रोडक्ट बाय करा, ठीक है, समझ में आया। तो 10,000 पे आपका रेशो क्या आया, 0.01 पॉइंट करके आपका रेशो आया, तो दैट इज द डेटा एनालिटिक्स। और ये मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि अब अपन को एड ऐसा बनाना है कि ये रेशो बढ़ सके। यहां पर अपन बेंचमार्किंग भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, और दूसरा एड रन करके इसकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये मार्केटिंग एनालिटिक्स में हेल्प करता है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही इजी टॉपिक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एनालिटिक्स में क्या है, अब वही है डेटा एनालिटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइडेड होता है मार्केटिंग एनालिटिक्स में, रियल टाइम मिल जाता है, जो अपन ने देखो रिटेल में देखा था वो इसमें भी सिमिलर पॉइंट है। राइट एनालिटिक विजुअलाइजेशन मिलता है। राइट एनालिटिक विजुअलाइजेशन यानी जब अपन मार्केटिंग एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ग्राफ चार्ट, किसके अंदर कौन सा यूज करना है, कहीं पे लीनियर करना है, कहीं पे ग्राफ करना है, कहीं पे पाई चार्ट करना है, वो हमको पता चल जाता है। डैशबोर्ड के लिए परफेक्ट हो जाता है। टूल फीचरिंग मशीन लर्निंग के लिए हेल्प करता है, एआई और मशीन लर्निंग को हेल्प करता है कि वो प्रिडिक्ट कर सके कि कितना मार्केट में नेक्स्ट टाइम सेल होने वाला है। ये सारे के सारे पॉइंट आप ऑलरेडी अंतिम प्रहार में देख चुके हो, इसलिए अभी इसको डिटेल में अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिसिस एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस। अब ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसका मतलब है कि कॉस्ट कटिंग में, कि आपकी जो कॉस्ट लग रही है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट लग रही है और उस पे कॉस्ट लग रही है और जो इनकम आ रही है, ठीक है, इसका ही एनालिसिस तो फाइनेंशियल एनालिसिस में किया जाता है कि एक्सपेंसेस और इनकम का बजटिंग तो इसी के पार्ट माना जाता है। तो इसका एनालिसिस भी डेटा एनालिसिस से होगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर की कॉस्ट रहेगी उसको अपन इस साल कंपेयर करके चेक करेंगे। अपन लास्ट ईयर का कॉस्ट ना हो तो अपन को एक स्टैंडर्ड कॉस्ट लेके इस साल के कॉस्ट कंपेयर करेंगे, जो लास्ट ईयर की इनकम रहेगी उससे इस साल का कंपेयर करेंगे। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट माना जाता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि डेटा के हेल्प पे ही अपन फाइनेंशियल बैलेंस शीट है क्या, एक्चुअल में डेटा का रिप्रेजेंटेशन ये कि आपकी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। और इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो देयर इज अ टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। अब टाइप्स क्या है, पहला है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब कुछ इस तरीके से, ये एक हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल का एनालिसिस का मतलब इस तरीके से, जब अपन दो बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहे होते हैं या प्रीवियस ईयर डेटा या करंट ईयर डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आ जाता है। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर अपन किसी कंपनी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वर्टिकल एनालिसिस आ जाता है। अब हॉरिजॉन्टल होता है वो कंपैरिजन भी होता है, और अगर हॉरिजॉन्टल शॉर्ट टर्म के लिए किया जाए तो वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस हो जाएगा। और मल्टी कंपनी, अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बहुत सारी कंपनियों का एक साथ किया जाए तो मल्टी कंपनी, यानी कि पॉइंट बढ़ाए हैं, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल जब अपन डिफरेंट टाइम पीरियड का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। वर्टिकल एक ही टाइम पीरियड में डिफरेंट पॉइंट्स पे अपन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वर्टिकल एनालिसिस है। इसको शॉर्टर पीरियड के लिए करेंगे, भले हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। और अगर डिफरेंट कंपनीज का एनालिसिस करेंगे तो मल्टी कंपनीज एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मल्टीनेशनल और कंपैरिजन, ठीक है, ये चार ही हैं। सॉरी, शॉर्ट टर्म रह गया, मल्टीनेशनल, कंपैरिजन तो एक ही है ना। तो यहां पर अपन बना दो HSVCM, ठीक है, बना देना, ठीक है। HSV हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, शॉर्ट टर्म और मल्टी लेवल कंपैरिजन। मल्टी लेवल कह सकते हो या मल्टी कंपनीज कह सकते हो, एक ही पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिसिस इन द हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर सेक्टर में भी वही हेल्प है कि अगर कोई पेशेंट आएगा, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू अंतिम प्रहार में बताया था कि कोई बंदा आता है, उसको जो 12 साल में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी उसमें उस समय क्या डायग्नोस किया गया, कौन सी उसको प्रिस्क्राइब करी गई थी टेबलेट, वो प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प लेके अपन उसको फिर से डायग्नोस कर सकते हैं। तो यही हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे मेजर बेनिफिट होता है अगर पेशेंट हिस्ट्री बना दी जाए। अभी मोदी गवर्नमेंट भी इसमें काफी कोशिश कर रही है एक्टिवली कि वो एक पेशेंट का, जैसे आपका एक आधार नंबर हो, एक पेशेंट नंबर भी हो, आप जब भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उससे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता कर सके। इससे हेल्प होगी डॉक्टर्स को भी रिसर्च करने में और आपको भी डायग्नोज होने में काफी हेल्प होगी कि अगर कोई बीमारी है, अगर कोई थिंग्स है। अब हो सकता है कि जैसे कि किसी को किसी से एलर्जी हो, है ना, लेकिन अगर मेडिकल हिस्ट्री में पता नहीं है और 10 साल बाद अगर किसी डॉक्टर ने वो सेम काइंड ऑफ मेडिसिन उसको लिख दी और उसका एडवर्स इफेक्ट आ गया, यूजुअली नहीं आता पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ गया, तो कैसे पता करें कि उसके ऊपर ये क्यों आया? अगर उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री होगी, कोई बैकग्राउंड होगा तो पता चल सकता है। तो यही है सारी की सारी चीजें। अब इसके अंदर कहां का हेल्प होगी? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हेल्प करने में, लेबोरेटरी में हेल्प होगी, मॉनिटरिंग करने में, फार्मेसी में, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैकिंग करने में कि उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है, कौन सी होने की संभावना है। आज बहुत सारे लोग दिल का दौरा मरने से बहुत शांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक्चुअल टाइम पे, रियल टाइम पे उनको पता नहीं पड़ता कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर उनको पता चल जाए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अगर 5 दिन पहले भी उनको पता चल जाए तो उनको हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी 70% तक कम करी जा सकती है, ठीक है। अगर 5 दिन पहले भी पता चल जाए कि इसको हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी है तो अपन उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करके उसको कम किया जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको बाईपास ही कराना होगा, स्टेंटर ही लगाना होगा, नहीं। लेकिन ये पता कब चलता है? जब वो अर्लियर स्टेज पे, लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक हॉस्पिटल रिसोर्सेज में भी हेल्प होती है कि कहीं पे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, कहीं पे कम है तो कम रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। सिंपल पॉइंट है ना। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है। देखो बहुत जल्दी से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है ना। अब बिजनेस एनालिटिक्स एंड सप्लाई चेन एनालिसिस। अब सप्लाई चेन में तो आपको पता ही है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपन को डिलीवर करने हैं, क्या लिफो फीफो मेथड यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, इसके कितने होलसेलर होने चाहिए, कितने रिटेलर होने चाहिए, ये सप्लाई चेन के अंदर आते हैं, ठीक है। और अपन को प्लांट्स कहाँ पे डाला है, मैन्युफैक्चरिंग, और मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं सप्लाई चेन में? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में एक मेजर चैलेंज होता है, डिमांड की वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी, कभी डिमांड हाई हो जाती, कभी डिमांड लो हो जाती। और डेटा एनालिटिक्स हमको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कब डिमांड हाई होने वाली है। जैसे अभी मेरी वीडियो की डिमांड हाई चल रही है क्योंकि एग्जाम है, तो मेरे को अगले साल प्रिपरेशन रखना होगा कि अंतिम प्रहार पहले डल जाए, 4th सेम में आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए जो इस सेम में आ रही है, ठीक है। हाँ, टैकलिंग कॉस्ट फ्लक्चुएशन आती है, यानी कि कॉस्ट अपने बार टैकल होती है, कम ज्यादा होती है, क्योंकि कभी लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी की वेरिएबिलिटी आती है, इसलिए। और तो एडवांटेजेस क्या है इसके सप्लाई चेन को? अगर अपन डेटा एनालिसिस की हेल्प करते हैं तो रिस्क को अपन बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बेटर परफॉर्मेंस हो पाती है, बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी। रिस्क 2 बार पॉइंट आ गया है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिक्कत आएगी? और क्या हेल्प होगी अपनी?
और होगी प्रिपरेशन ऑफ द फ्यूचर। हाँ, जैसे कि जस्ट सप्लाई चेन के बारे में अगर मेरे को पता चल जाए तो कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ, बजट एड कर सकता हूँ, फ्यूचर के लिए परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, बेटर प्रिपरेशन कर सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, और यही बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क हो जाएगी अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से सप्लाई चेन करता हूँ। अब फिर से एक नट शेल में बताता हूँ। देखो, सप्लाई चेन की डेटा एनालिटिक्स हो, मार्केटिंग की डेटा एनालिटिक्स हो, हेल्थ केयर की डेटा एनालिटिक्स हो, रिटेल की डेटा एनालिटिक्स हो, मूल मुद्दे वही हैं कि डेटा एनालिटिक्स हेल्प करेगी, डेटा साइंटिस्ट हेल्प करेगा। क्लियर है ना? तो ये नट शेल के अंदर मैंने पूरी की पूरी यूनिट बताई, और एक क्वेश्चन इससे जरूर आपके एग्जाम में फंसने वाला है, अभी ही बोल रहा हूं, तो अच्छे से इसको याद कर लेना, अभी भी समय है, अच्छे से याद हो जाना। और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।